हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज हम फिर करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक चल रहा था तुगलक वंश। और तुगलक वंश में आज हम पढ़ने वाले हैं मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक चला था। मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम जोना खां था। क्या था? जोना खां। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन इसने कुछ काम ऐसे कर दिए थे जिसकी वजह से ये पागल कहलाया। वरना तो पढ़ा लिखा तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन काम कुछ गलत होने की वजह से ये पागल राजा कहलाया। अगर बात करें, मोहम्मद बिन तुगलक अरबी और फारसी भाषा में विद्वान भी था। कौन से? अरबी व फारसी भाषा, अरबी व फारसी भाषा का विद्वान था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक यात्री आया था 1333 ईस्वी में। 1333 ईस्वी में जो यात्री आया था उसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो इब्न बतूता मोरक्को से आया था। कहाँ से? मोरक्को से। मोरक्को किस देश में पड़ता है? अफ्रीका में। कौन से देश में? अफ्रीका में। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना काजी नियुक्त किया था। क्या? काजी नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आने वाला यात्री कौन था? इब्न बतूता। कहाँ से था? मोरक्को से। मोरक्को किस देश में पड़ता, किस उसमें पड़ता है? अफ्रीका। अफ्रीका में मोरक्को देश पड़ता है। अगर बात करें, इब्न बतूता जो आया था, इब्न बतूता ने आकर एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम क्या था? तो इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम रहेला था। क्या नाम था? रहेला था। लेकिन इस रहेला में किस चीज का वर्णन था? तो रहेला नामक पुस्तक में 3 चीजों का वर्णन था। नंबर 1, दिल्ली को दुनिया का सबसे समृद्ध शहर बताया। और दिल्ली को दुनिया का सबसे समृद्ध शहर बताया। नंबर दो ये बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक का संपूर्ण भारत पर राज है। मोहम्मद बिन तुगलक का संपूर्ण भारत पर राज है। और नंबर तीन ये बताया था कि भारत का और अफ्रीका के बीच भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार संबंध हैं। क्या? व्यापार संबंध हैं। किस किस के बीच? भारत और अफ्रीका के बीच। तो किस पुस्तक में वर्णन मिलता है? रहेला में। रहेला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की। इब्न बतूता कब आया था? 1333 ईस्वी में। 1333 ईस्वी में ये आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना काजी नियुक्त किया था। बात क्लियर? समझ में आ रहा होगा? चले फिर आगे। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो लेना स्क्रीनशॉट। चलते फिर इससे आगे। अगर बात करें, मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा सुल्तान था जिसने सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश की। किस पर? सती प्रथा पर
सबसे पहले रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। अगर बात करें सती प्रथा, सती प्रथा, अगर बात नाम आ ही गया सती प्रथा, तो सती प्रथा के बारे में पहले समझ लेते हैं। सती प्रथा कब स्टार्ट होती है और क्या स्टार्ट कब से स्टार्ट होती है, और सबसे पहले सती प्रथा किसकी पत्नी को जलाया गया था, और सती प्रथा होती क्या चीज है, कौन से वंश में सती प्रथा स्टार्ट हुई थी, तो अब सारी बातें समझते हैं। सती प्रथा वो कहलाती है जब किसी पत्नी को उसके पति के साथ जिंदा जलाया जाना ही सती प्रथा कहलाती है। लेकिन अगर नाम आ ही गया सती प्रथा, तो मैं बात बताता हूं, एक होता है सती प्रथा, एक होता है देवदासी प्रथा, और एक नाम सुना होगा, एक नाम सुना होगा दास प्रथा। क्या? दास प्रथा। तो इन तीनों प्रथा होती कौन कौन सी हैं? सबसे पहले सती प्रथा। सती प्रथा वो होती है जब किसी पत्नी को उसके पति के साथ जिंदा जलाया जाना ही सती प्रथा कहलाती थी। देवदासी प्रथा, देवदासी प्रथा वो कहलाती थी जो लड़कियों को मंदिर में दान करना ही देवदासी प्रथा कहलाती थी। नंबर 3, दास प्रथा, किसी का गुलाम बनकर रहना ही दास प्रथा कहलाती थी। बात क्लियर? लेकिन अगर बात हम चल रहे हैं किस पर? सती प्रथा पर। जब सती प्रथा अगर बात करें कब स्टार्ट हुई, तो सती प्रथा जो स्टार्ट हुई थी, आपने पढ़ रखा होगा कि गुप्त वंश, कौन सा? गुप्त वंश। गुप्त वंश चलता है 319 ईस्वी से लेकर 540 ईस्वी तक। ये वंश चलता है गुप्त वंश। लेकिन गुप्त वंश का संस्थापक कौन होता है? तो गुप्त वंश का संस्थापक होता है श्री गुप्त। इस गुप्त वंश में जब ये गुप्त वंश चल रहा था, तो इसी गुप्त वंश के शासन काल में, इस शासन काल में ही एक राजा आया जिसका नाम था रामगुप्त। क्या? रामगुप्त। कौन से वंश का था? गुप्त वंश का था। कौन? रामगुप्त। और रामगुप्त जो था, इस राजा का शासन था 375 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी तक। लेकिन इस रामगुप्त का एक सेनापति था जिसका नाम था गोपराज। क्या नाम था? गोपराज। तो गोपराज जब मारा गया था, तो गोपराज की पत्नी को सबसे पहले इसके साथ जिंदा जलाया गया। तो सती प्रथा सबसे पहले कहां से स्टार्ट होती है? गोपराज की पत्नी से। अगर क्वेश्चन आ जाए सती प्रथा कब स्टार्ट हुई, तो सती प्रथा गुप्त वंश में स्टार्ट हुई थी। और गुप्त वंश में भी एक राजा था रामगुप्त, जिसका शासन चल रहा था 375 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी तक। इस राजा का सेनापति था गोपराज। लेकिन जब गोपराज की मृत्यु हुई, तो इसकी पत्नी को सबसे पहले इसके साथ जिंदा जलाया गया। बात क्लियर? अगर बात ही करें कि सती प्रथा ये स्टार्ट हुई थी, ये इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो सती प्रथा का उल्लेख भारत में ऐरण अभिलेख में मिलता है। किसमें? ऐरण अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ऐरण अभिलेख को लिखा किसने था, तो 510 ईस्वी में ऐरण अभिलेख को भानुगुप्त ने लिखा था। किसने? भानुगुप्त ने लिखा था। बात क्लियर? यानी सती प्रथा का उल्लेख भारत में ऐरण अभिलेख में मिलता है। ऐरण अभिलेख को लिखा किसने था? भानुगुप्त ने। तो सबसे पहले सती प्रथा पर प्रतिबंध करने के लिए कोशिश की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक बंद नहीं कर पाया, सिर्फ कोशिश ही की थी। लेकिन इसके बाद अगला जो शासन चलेगा मोहम्मद बिन तुगलक के बाद, वो था फिरोज शाह तुगलक। कौन?
फिरोज शाह तुगलक। लेकिन फिरोज शाह तुगलक एक ऐसे सुल्तान हुए जिन्होंने अपने शासनकाल में पूर्ण रूप से सती प्रथा पर रोक लगाए रखी। लेकिन फिरोज शाह तुगलक सिर्फ अपने ही शासनकाल में ही सती प्रथा पर रोक लगा पाए थे, लेकिन जैसे इनका शासनकाल पूरा हुआ तो सती प्रथा स्टार्ट हो गई। अगर बात करें तो सती प्रथा को किस किसने अपने शासनकाल में बंद रखा था, तो सती प्रथा को कोशिश की थी बंद करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में सती प्रथा को पूर्ण रूप से बंद रखा था। और इसके बाद अगर बात करें सती प्रथा को अकबर ने भी अपने शासनकाल में बंद रखा था। इसके बाद औरंगजेब ने भी अपने शासनकाल में ही सती प्रथा को बंद रखा था। लेकिन सती प्रथा पूर्ण रूप से भारत में कब समाप्त होती है, तो आपने एक नाम पढ़ रखा होगा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के कहने पर लॉर्ड विलियम बेटिक ने 1829 ईस्वी में भारत से पूर्ण रूप से सती प्रथा समाप्त कर दी। अब सती प्रथा समाप्त हुई कैसे, तो अगर बात करें, कहते हैं कि जब अपने ऊपर कोई बात बीतती है या अपने ऊपर कोई भी चीज, किसी चीज का एहसास होता है तो तब पता लगता है, क्योंकि उससे पहले ये जब जनता पर बीत रही थी तो कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही राजा राम मोहन राय पर अपने ऊपर बीती तो बड़ा कष्ट सहना पड़ा। जब मैं एक आपको स्टोरी सुनाता हूं, जब राजा राम मोहन राय की पत्नी को उनके सामने जिंदा जलाया जा रहा था, यानी राजा राम मोहन राय के भाई जैसे ही खत्म हुए तो उनकी पत्नी को उनके साथ जिंदा जलाया जा रहा था, क्योंकि ये तो एक प्रथा बराबर चल रही थी और ये प्रथा तो सभी के लिए थी लागू। लेकिन राजा राम मोहन राय की भाभी ने जलने से इनकार कर दिया। जब जलने से इनकार किया तो राजा राम मोहन राय ने भी अपनी भाभी की बात को कहा कि अगर ये जलने से इनकार कर रही हैं, इनके साथ सती होने से इनकार कर रही हैं, तो आप इनको छोड़ दीजिए। तो ये कहा लोगों ने कि अगर ये प्रथा चली रही है तो ये प्रथा सभी के लिए बराबर है, तो इनको भी जिंदा जलाया जाएगा। उधर तो राजा राम मोहन राय की भाभी बराबर मना कर रही थी, लेकिन राजा राम मोहन राय भी बराबर मना कर रहे थे, लेकिन जनता ने इस बात को नहीं माना और राजा राम मोहन राय की भाभी को जिंदा जला दिया। जब इस बात पर राजा राम मोहन राय को बड़ा एहसास और दुख हुआ कि मेरी भाभी को जिंदा जलाया गया, इस बात का एहसास हुआ, तो उस टाइम का गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेटिक था। कौन? लॉर्ड विलियम बेटिक। तो राजा राम मोहन राय ने 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने एक पत्र लिखा, और वो पत्र लिखा किसके लिए था? लॉर्ड विलियम बेटिक के लिए। और लॉर्ड विलियम बेटिक से लॉर्ड विलियम बेटिक के लिए एक पत्र लिखा, और उसमें राजा राम मोहन राय ने ये अपनी कहानी बताई और कहा कि इसको सती प्रथा को आप यहाँ से बंद कर दीजिए। तो लॉर्ड विलियम बेटिक ने राजा राम मोहन राय की बात को मान लिया, और भारत से लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती प्रथा को पूर्ण रूप से 1829 ईस्वी में बंद कर दिया। बात क्लियर? तो सती प्रथा के बारे में बात आपको समझ में आई होगी। चलिए फिर इससे आगे बात करते हैं, इससे आगे की। ये तो पॉइंट चल रहा था सती प्रथा का। हमारा जो टॉपिक था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक आपको बात बताई थी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो काम किए थे उनमें वो असफल रहा था। कौन कौन से काम थे?
सबसे पहला काम था राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन। और राजधानी परिवर्तन में ये फेल हो गया था क्योंकि इसने दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ ले गया था? दौलताबाद। दौलताबाद। मैंने आपको कल भी बताया था कि राजधानी जब इसने दिल्ली से दौलताबाद बदली थी तो दिल्ली से दौलताबाद तक जितनी जनता थी वो इसके साथ जो गई थी या इसके सैनिक जो थे वो गए, लेकिन जाते जाते ज्यादा लंबी दूरी होने के कारण इस दूरी में कुछ व्यक्ति मारे गए। लेकिन जब कुछ व्यक्ति मारे गए जिसके कारण जब मोहम्मद बिन तुगलक को यह पता चला कि कुछ सेना खत्म हो गई तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ये सोचा कि ये तो बड़ा ही गलत हुआ है, तो वापसी अपने दिल्ली चला जाए। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जैसे ही दौलताबाद पहुंचे तो वापसी रुख किया अपने दिल्ली की तरफ। तो एक काम किया और वो भी असफल रहा। इनका दूसरा काम था दोआब क्षेत्र में वृद्धि, दोआब क्षेत्र में वृद्धि। अब दोआब क्षेत्र में, दोआब क्षेत्र कौन सा होता है? दो नदियों के बीच के स्थान को, दो नदियों के बीच के स्थान को दोआब क्षेत्र कहा जाता है। दो नदियों के बीच के स्थान को दोआब क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन जिस टाइम इन्होंने दोआब क्षेत्र में वृद्धि की थी उसी टाइम अकाल पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से इन्होंने टैक्स बढ़ाया और टैक्स जैसे बढ़ाया वहां अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन जनता ने बिल्कुल देने से इनकार कर दिया। जनता ने ये कहा कि यहां तो वैसे ही अकाल पड़ा हुआ है और आपने टैक्स में वृद्धि कर दी, जिसके कारण ये दूसरा काम भी इनका असफल रहा। तीसरा काम कि सांकेतिक मुद्रा प्रचलन की, तीसरा काम क्या था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन किया था इस मुद्रा को उसने चलाया, और जैसे इसने मुद्रा को चलाया तो इस मुद्रा पर, इन सिक्कों पर ना तो कोई मोहर थी ना कोई तारीख थी, जिसकी वजह से ये मार्केट में नकली बनने लगे और असली से ज़्यादा मार्केट में नकली आने लगे। और जब असली से ज़्यादा मार्केट में नकली आने लगे, क्योंकि और नकली आने का कारण क्या था? क्योंकि इन पर ना कोई मोहर थी और ना ही कोई तारीख थी, इनकी पहचान कुछ नहीं थी, जिसके कारण जनता ने अपने घर बनाना शुरू कर दिया और असली से ज़्यादा नकली मार्केट में जब उतरने लगे तो राजा ने कहा कि ये तो बहुत गलत हुआ, तो ये तीसरे काम में भी असफल हो गया। क्या? असफल हो गया। अगर बात करें चौथा पॉइंट, तो चौथा पॉइंट इनका खुरासान का विद्रोह था। क्या? खुरासान, खुरासान का विद्रोह। तो खुरासान के विद्रोह में ये असफल रहे थे, असफल रहे थे। इन्होंने ये काम किए और इनमें सभी में असफल रहे। अगर बात करें ये सांकेतिक जो मुद्रा थी, इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने चमड़े के भी सिक्के चलाए थे, लेकिन जब चमड़े के सिक्के चलाए थे जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने ये कहा कि जिसके पास तांबे के सिक्के हैं वो दरबार में जमा कर दीजिए, और अब जो चलेंगे वो चलेंगे चमड़े के सिक्के, और चमड़े के सिक्के मार्केट में जब चलेंगे और कोई भी फिर उसके बाद तांबे के सिक्के नहीं चलाएगा। तो इस बात से जनता नाखुश हुई, क्योंकि तांबे के सिक्के वापसी ले रहा था और चमड़े के दे रहा था, इसलिए ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी नहीं हो पाया। बात क्लियर? अगर बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक का इतिहास इतना ही मिलता है, और मोहम्मद बिन तुगलक 1351 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। इसकी? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? बात समझ में आई होगी आज सभी को। फिर इसमें इससे आगे हम वीडियो लेकर आएंगे फिरोज शाह तुगलक। ठीक है?
अगर गाइस सभी को समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगर किसी कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट करके बताएं और वीडियो कैसी लग रही है उसका भी कमेंट करके जवाब दें। ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।